हम अभी यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे। वैसे तो मेरी यहाँ किसी से जान पहचान अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन बाहर जाते वक्त लिफ्ट में या नीचे पार्क में मेरी पहचान एक दो लोगों से हो चुकी थी। पहचान क्या समझो, आंखें टकरा गई थी और हाय हेलो का आदान प्रदान हो गया था। एक दिन एक जरूरी काम से मैं संगीता आंटी के घर चली गई। आंटी, आप मुझे अपनी मेड का नंबर हो सके तो दे देना। मैं बोल ही रही थी कि वह बोल पड़ी। आई एम नॉट आंटी, माई नेम इज़ संगीता, सो यू कैन कॉल मी संगीता। यह बोलकर एकदम से उसने अपना मुंह फेर लिया और मैं देखती रह गई। बड़ा बुरा लगा मुझे। अरे, कौन सा मैं उसे गाली दे रही थी जो इतना भड़क गई। यही तो पूछ रही थी कि उसके घर की मेड का नंबर दे दे। लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आया। कितना समझाया था प्रकाश ने मुझे, ज्योति, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी भी आनी चाहिए। जगह जगह हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है, जाने कौन सा पड़ोसी कैसा मिल जाए। इसीलिए कह रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्लास ले लो तुम। उस पर मैंने कहा था, नहीं सीखनी मुझे कोई इंग्लिश विंग्लिश, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगी। जब हम ही हिंदी का अपमान करेंगे तो बाहर वाले क्या खाक इसकी इज्जत करेंगे। इसीलिए मैं तो भाई अपनी मातृभाषा हिंदी में ही बात करूँगी। जिसे बात करनी हो करे, वरना जाए अपने रास्ते। मैंने तन कर कहा था, लेकिन आज लगता है काश प्रकाश की बात मान ली होती। वैसे भी कोई भाषा सीखने में बुराई ही क्या है। इंग्लिश ना जानने के कारण कितनी बार मैं अपने पति और बच्चों के सामने बेवकूफ़ बनी हूँ। कुछ उल्टा पुल्टा खा लेने की वजह से जब एक रोज़ आयुष के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया, तब मैं उसे दवाई देने लगी तो लगा एक बार देख लूँ दवाई बिगड़ तो नहीं गई, बेवजह लेने के देने पड़ जाएं। इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे विभोर से कहा, ज़रा देख तो बेटा, दवाई इंस्पायर तो नहीं हो गई। मेरी बात पर आयुष हंस पड़ा और अपना पेट पकड़ते हुए बोला, इंस्पायर नहीं मम्मी, एक्सपायर बोलते हैं। खैर, संगीता की बातों से इतना तो समझ में आ गया कि उसे आंटी सुनना अच्छा नहीं लगा और उसका नाम संगीता है। बड़ी आई बुढ़िया कहीं की, अपनी उम्र देखी है। मैंने विचारों में अपने मन की भड़ास निकाली और वापस अपने घर में घुस गई। दरअसल अभी हफ्ते पहले ही हम दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। प्रकाश तो आते ही ट्रेनिंग के लिए चले गए और मुझे यहाँ फंसा दिया। फ़ोन पर जब मैंने अपनी परेशानी बताई तो कहने लगे, ज्योति, आस पड़ोस से जान पहचान बढ़ाओ, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। गुस्से से मैंने कहा था, हर 2 साल पर यही तो करती आई हूँ। उस पर हंसते हुए प्रकाश बोले, अब तुम्हें ही शौक है मेरे साथ नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने का, तो मैं क्या करूँ। फिर कुछ न कुछ बोलकर फ़ोन रख मैं घर के कामों में लग गई। चारा भी क्या था, एक तो ये मूवर्स पैकर्स वाले जाने कौन सा सामान कहाँ रख देते हैं कि ढूंढते ढूंढते महीना लग जाता है। ऊपर से नया शहर, कुछ आता पता भी नहीं पड़ता। सुबह दरवाजे की घंटी बजी और जब मैंने आंखें मींचते हुए दरवाज़ा खोला तो वही महिला, अरे भाई संगीता, हाँ वही खड़ी थी। उसके हाथ में एक डब्बा था। वनकम, उसने यह शब्द बोला तो मैं लगभग चीख पड़ी। क्या? मुझे लगा वह मुझसे लड़ने आई है कल की बात के लिए, लेकिन जब उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर वही शब्द दोहराया तो मैं समझ गई कि इसका मतलब नमस्ते होता है। और फिर मैंने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। उसने कुछ कहा तो मैंने सोचा अब यह क्या बला है। मुझे परेशान देख हंसती हुई वे आगे बोली, तुम कैसा है? फिर अपने साथ लाया डब्बा टेबल पर रखती हुई बोली, इसमें इडली है, मई इडली बहुत अच्छा बनाती, तुम खाना। अरे आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मैंने कहा, इसमें तकलीफ़ कैसा? वह बोली, चलो मई चलती, खाकर बताना इडली कैसा बना। जब मैंने उन्हें चाय के लिए रोका तो बोली, मैं चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीती, पर फिर कभी। और यह कहकर वे चली गई। शायद समझ में आ गया उन्हें कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती और ना ही मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ। इसीलिए वे मुझसे हिंदी में बात करने की कोशिश करने लगी। जाते जाते पलटकर उन्होंने मेरा नाम पूछा और बोली कि कल से मेड आ जाया करेगी, लेकिन एक काम के 1000 रुपये लेती है। चलेगा, मैंने कहा। तो वे यह कहकर चली गई कि भाविका को ऑफिस जाना है। मेरा घर संगीता जी के घर के सामने ही था।
उनके किचन की खिड़की मेरे किचन की खिड़की के सामने ही खुलती थी। मैं रोज देखती संगीता जी की बेटी भाविका किचन में काम कर रही होती, फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती। कभी कभी उनके घर से गाने की बड़ी सुरीली आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थी मुझे। एक दिन जब मैं उनके साथ मार्केट गई तो वे मुझे पूरे रास्ते दुकान, मॉल, पार्लर, धोबी के बारे में बताती रही कि किसकी दुकान कहाँ है और कहाँ क्या मिलता है। गाड़ी चलाना आता था मुझे, इसीलिए अब मैं खुद ही घर के सारे छोटे मोटे काम करने लगी। यहाँ तक कि प्रकाश को भी मैं ही बताती कि कौन सी दुकान कहाँ है और कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। पर हंसते हुए प्रकाश बोले भी थे, गुरु गुड़ बन गया और चेला चीनी। यहाँ चेला मैं थी। मुझे तो लगता है पति पर आश्रित रहने के बजाय औरतों को खुद में ही सक्षम बन जाना चाहिए। इसीलिए मैं घर के छोटे मोटे काम जैसे बाजार से सब्जी, राशन लाना, गैस सिलेंडर लगाना, फ्यूज़ ठीक करना वगैरह सीख लिया था। हाँ, लेकिन अगर कहीं नई जगह रहने जाओ तो थोड़ी तो परेशानी होती ही है ना। लेकिन प्रकाश तो शुरू से ही मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में जैसे इंसान रहे हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें घर के कामों से, सो मैं ही कमर कस लेती हूँ। जानबूझकर हमने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया था ताकि इस ट्रांसफ़र के चक्कर में उनकी पढ़ाई ना बिगड़े। बड़ा बेटा विभोर इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटा बेटा आयुष इस साल बोर्ड की परीक्षा देगा। उस रोज़ मैंने संगीता जी को गौर से देखा। भले ही वे अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी और शरीर भी वजनदार था, लेकिन वे मुझसे 5-6 साल से ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि इंसान के चेहरे से उसकी उम्र का पता तो लग ही जाता है। वैसे भी महिलाएं 50 की हो या 60 की, किसी के मुंह से अपने लिए आंटी सुनना अच्छा नहीं लगता उन्हें। लेकिन महिलाएं ही क्यों, अब तो पुरुष को भी अंकल सुनना नहीं पसंद। कैसे घूर कर देखते हैं जब कोई उन्हें अंकल बोल दे तो। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बुलाऊं। नाम पुकार कर अच्छा नहीं लगेगा, सो मैं उन्हें दीदी बुलाने लगी। बड़ी खुश हुई सुनकर और बोली कि उनकी भाषा में दीदी को अक्का बुलाते हैं। अपने पति श्री कमलनाथ से परिचय कराते हुए संगीता जी बोली, ये भाविका के अप्पा मतलब पप्पा। तो मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। बदले में वे भी हंसकर नमस्ते बोले और पूछने लगे कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे पति क्या काम करते हैं और बच्चे कितने हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने बताया कि वे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते हैं। अभी तक मेरी उनसे बाहर से ही बातें होती रही। सोचा किसी दिन समय निकाल कर उनके घर जाऊंगी, लेकिन घर के कामों से समय ही नहीं मिल पाता था जो जाते। प्रकाश ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। काम ज़्यादा नहीं था, इसीलिए सोचा संगीता जी के घर घुमाती हूँ। मुझे देखते ही वे खुशी से चहक उठी, लेकिन मैं तो उनका घर ही देखती रह गई। घर इतना सजा सवरा समेटा हुआ था कि क्या कहें। दीवारों पर टंगी खूबसूरत पेंटिंग्स, सोफे से मैच करता हुआ पर्दा, कोने में रखा फूलों का गुलदस्ता, मतलब घर का हर सामान अपनी जगह पर सही से रखा हुआ था। लग रहा था जैसे घर में अभी अभी झाड़ू पोछा हुआ हो। और एक मेरा घर, कोई भी सामान सही जगह पर नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है। अपने घर को इस तरह निहारते देख संगीता जी कहने लगी कि यह सब भाविका का काम है। उसे साफ सुथरा और सजा हुआ घर अच्छा लगता है। ये सारी पेंटिंग्स भी भाविका ने ही बनाई हैं और वह गाना भी बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, तो वह गाने की आवाज़ भाविका की है? म्यूज़िक क्लास का कोर्स किया होगा। मैं बोली तो कहने लगी कि नहीं, उसने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है। बाप रे, फिर इतना अच्छा कैसे गा लेती है? विश्वास नहीं होता कि एक इंसान में इतने सारे गुण भी हो सकते हैं। मेरा भांजा भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है। वह भाविका की उम्र का ही है। मैं बोली तो वे मुस्कुरा पड़ी। एक बात कहूँ दीदी, आपका समय अच्छा है जो आपको इतनी अच्छी बेटी मिली। काश मेरी भी एक बेटी होती, मैंने कहा। किंतु उत्तर में उनके चेहरे पर पीड़ा मिश्रित मुस्कान देखकर थोड़ा अजीब लगा मुझे। मैं आगे और कुछ बोलती तब तक भाविका, ओ आज तो बहुत थक गई मैं, बोलकर वह सोफे पर बैठ गई और कहने लगी कि बस में बहुत भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कैसे आई हूँ मैं वही जानती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुस्कुराती हुई मुझसे नमस्ते कहा, लेकिन मैं तो उसे देखती ही रह गई। दूर से पता नहीं चला
लेकिन करीब से उसकी सुंदरता देखकर मैं दंग रह गई। गजब की खूबसूरत थी। रंग भले ही उसका सांवला था, पर उसके नैन नक्श, ओ क्या कहे। लग रहा था जैसे प्रकृति की सारी खूबसूरती भाविका में आकर समा गई हो। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, काले घुंघराले बाल और मासूम मुस्कान पर तो मैं फिदा ही हो गई। मुझे संगीता जी से ईर्ष्या भी हो गई कि इतनी अच्छी बेटी पाई है उन्होंने। कुछ देर में भाविका 2 कप चाय और कुकीज़ के साथ उपस्थित हो गई। चाय बहुत अच्छी बनी है, मैंने कहा तो थैंक्स बोलकर वह हंस पड़ी। भाविका सुंदर तो थी ही, हंसने से जब उसके बाएं गाल पर गड्ढे पड़े तो वह और भी खूबसूरत लगने लगी। मैं अब भी उसे ही निहार रही थी, मगर उसका चेहरा संगीता जी की तरफ था। पूछ रही थी कि रात के खाने में क्या बनेगा। दीदी, आपकी बेटी जिस घर जाएगी खूब राज करेगी, पति तो पलकों पर बैठा कर रखेगा, इसे देखना आप। हंसते हुए मैंने कहा तो बड़े उदास मन से वे बोली कि भाविका उनकी बेटी नहीं, बहू है। यह सुनकर मैं अवाक रह गई। तो क्या भाविका आपकी बेटी नहीं है? मेरी बात पर संगीता जी ने ना में सिर हिलाया और फिर नजरें झुका ली। गौर से देखा मैंने, ना तो भाविका की मांग में सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र, यानी कि संगीता जी का बेटा। ओ, इतनी कम उम्र में बेचारी विधवा हो गई। अपने मन में सोच मैं उदास हो गई और फिर बोली, सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका बेटा अब इस दुनिया में। वह जोर से चीख पड़ी, नहीं मेरा बेटा जिंदा, कुछ नहीं हुआ है उसे, जिंदा है। तो फिर आपकी बहू ऐसे कैसे? और आपका बेटा? मैं पूछ ही रही थी कि भाविका आकर सोफे पर बैठ गई और बातों का सिलसिला वहीं पर टूट गया। मैं समझ गई कि वे भाविका के सामने कुछ बात नहीं करना चाहती थी। मुझे भी रात के खाने की तैयारी करनी थी, सो मैं अपने घर आ गई। लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान उठने लगा कि जब उनका बेटा जिंदा है तो फिर बहू ने मांग क्यों नहीं भरा था? गले में उसके मंगलसूत्र भी नहीं था और उनका बेटा कभी दिखा नहीं आज तक। यहाँ तक कि संगीता जी ने कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया मुझसे। माजरा क्या है आखिर? जब मैंने प्रकाश से ये बातें कही तो वे हंसते हुए बोले, तुम भी ना ज्योति, लोगों के घरों में ताक झाक करना बंद करो। होगी उनकी कोई अपनी समस्या, जाने दो ना। यह बोलकर वे तो सो गए, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब बातें चलती रहीं। दूसरे दिन और तीसरे दिन भी जब तक नहीं जान लूँ तब तक चलती रहेगी कि जब भाविका उनकी बहू है तो बेटा कहाँ है और क्यों वह उनके साथ नहीं रहता। एक दिन संगीता जी बताने लगी कि वे और भाविका की माँ आपस में सहेलियाँ थीं। दोनों बच्चों को साथ खेलते देख एक दिन संगीता जी ने कह दिया था कि वे भाविका को अपनी बहू बनाएंगी। कुछ सालों के बाद कमलनाथ का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। इसी बीच बच्चे भी बड़े हो चुके थे। फिर वे लोग यहाँ दिल्ली आ गए। एक दिन पता चला कि कार एक्सीडेंट में भाविका के माता पिता दोनों चल बसे। भाविका की जिम्मेदारी उसके मामा मामी पर आ गई। लेकिन यह जानकर संगीता जी को बहुत दुख हुआ कि उसके मामा मामी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने के लिए भाविका की शादी एक शराबी व बेरोजगार लड़के से करवाने जा रहे हैं। संगीता जी को अपना वादा याद था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे गौरव की शादी भाविका से करवा दी। शादी के बाद भाविका अपने सास ससुर की लाडली बहू बन गई, लेकिन पति गौरव के दिल में वह अब तक जगह नहीं बना पाई थी। जानबूझकर गौरव बहाने बनाकर भाविका से दूर रहने की कोशिश करता। भाविका की किसी भी बात का वह सिर्फ हाँ और हूँ में जवाब देता। लेकिन भाविका को यही लगता कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मगर एक रोज़ संगीता जी के कमरे से आती तेज आवाज़ से जब वह भाविका वहाँ पहुँची तो देखा बाप बेटे में जंग छिड़ी हुई थी। कमलनाथ अपने बेटे पर गरज रहे हैं और संगीता जी दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। भाविका माजरा कुछ समझ पाती कि उससे पहले संगीता जी की आवाज़ से वह चौंक पड़ी। आखिर क्या खराबी है भाविका में? बोलना। पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी लड़की है तो और क्या चाहिए तुम्हें? उस पर गौरव ने कहा कि उसे नहीं चाहिए सुंदर संस्कारी लड़की, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता है और उससे शादी करने का वादा कर चुका है। इसीलिए उसे भाविका से तलाक जल्दी चाहिए। सुनकर भाविका सन्न रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यह सोचकर फिर क्यों उसने उससे शादी की, मना कर देती। लेकिन यहाँ गौरव ने इसीलिए भाविका से शादी की
क्योंकि संगीता ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह जान दे देंगी और मजबूरन गौरव को भाविका से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन अब उसे किसकी परवाह नहीं, जिसे मरना है मरे, उसे तो भाविका से तलाक चाहिए था। संगीता जी ने बेटे के सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, पर वह नहीं माना। कहने लगा अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह कुछ कर लेगा। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बेटा मर जाए। शादी के 3 महीने भर भी नहीं हुए कि गौरव और भाविका का तलाक हो गया। आज मुझे एहसास होता है कि वह मेरी गलती थी। मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अपने आंसू पोंछती हुई संगीता जी कहने लगी, दुख मुझे इस बात का है कि हमेशा हंसते मुस्कुराने और खुशमिजाज लड़की को मैंने उदासी में धकेल दिया। दुख इस बात का भी है कि एक पराई लड़की की खातिर मेरे बेटे ने अपने माँ बाप के प्यार को, उनके त्याग को भुला दिया। खैर जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब मुझे ही सब ठीक करना था। इसीलिए हमने उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और आज वह अच्छी सरकारी जॉब में है। गौरव बेटा है हमारा, उसका बुरा नहीं चाहेंगे कभी, लेकिन अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। अब भाविका ही हमारी संतान है, बोलकर संगीता जी ने एक गहरी सांस ली। लेकिन दीदी, अभी तो भाविका की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो क्यों नहीं आप इसकी दूसरी शादी करवा देती हैं? कल को जब आप दोनों नहीं रहेंगे तब। मेरी बात पर वे बीच में ही बोल पड़ी कि चाहा उन्होंने, पर भाविका शादी के लिए मना करती है, कहती है उसका शादी पर से विश्वास उठ गया। कल तक भाविका के लिए जो मेरी फीलिंग थी आज बदल चुकी थी। बेचारी एक तो उसके माँ बाप नहीं रहे, मामा मामी ने भी धुतकार दिया, पति ने भी नहीं अपनाया, लेकिन इस बात की उसे खुशी थी कि संगीता जी और उनके पति उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। हेलो दीदी, कैसी हो? और जीजा जी कैसे हैं? मेरी रक्षा दीदी का एक दिन अचानक फ़ोन आया तो मैं खुशी से झूम उठी और बताने लगी कि प्रकाश का तबादला दिल्ली हो गया है। तो वे बोली कि हाँ पता है उन्हें, पर उन्होंने एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। कैसी खुशखबरी दीदी? वे बोली कि प्रशांत, मेरा भांजा, की नौकरी लग गई है। क्या बात कर रही हो दीदी? प्रशांत की नौकरी लग गई एक बड़ी कंपनी में? बहुत बधाई हो आपको दीदी। मैंने दीदी को बधाई देते हुए पूछा कि कहाँ लगी है नौकरी, तो वे बोली कि दिल्ली में ही। दीदी कहने लगी कि मैं प्रशांत के लिए यहाँ कोई अच्छा सा घर दिखूँ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया। अब मेरे यहाँ रहते मेरा भांजा कहीं और घर लेकर रहेगा। लेकिन दीदी कहने लगी कि मैं बेकार में परेशान होंगी। इसमें परेशानी कैसी दीदी? प्रशांत मेरा बच्चा नहीं है क्या? उस पर दीदी ने हंसते हुए कहा कि वह अपनी माँ का कम मौसी का ज़्यादा लाडला है। हाँ तो फिर क्यों आप परायों जैसी बातें कर रही हो? मैंने मुंह बनाते हुए कहा तो दीदी हंसते हुए बोली कि ठीक है भाई, जो तुझे ठीक लगे। प्रशांत मेरा भांजा नहीं, मेरा बेटा है। याद है अपनी माँ से ज़्यादा वह मेरे पास ही सटा रहता था, यहाँ तक कि सोता भी वह मेरे साथ ही था। प्रशांत को साग और कड़ी चावल बहुत पसंद है। आज मैंने उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाई थी। आते ही वह मेरी प्यारी मौसी बोलकर मेरे गले से लटक गया और मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? देख लो तुम्हारे सामने ही हूँ। अपना सीना चौड़ा करके वह बोला, मौसी मेरी पहली कमाई से मैं आपको क्या दूँ बताओ? कुछ नहीं, बस तो खुश रहें, मैंने कहा। रोज़ वह प्रकाश के साथ ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और कभी बस से तो कभी ट्रेन से घर आ जाता था। लेकिन आते समय उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, क्योंकि बस ट्रेन छूट जाने से उसे घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। फिर प्रकाश अपने ऑफिस की गाड़ी से ऑफिस जाने लगे और अपनी गाड़ी उन्होंने प्रशांत को दे दी। प्रशांत को अब कोई समस्या नहीं थी, आराम से वह ऑफिस आने जाने लगा था। उसके यहाँ आ जाने से मुझे काफ़ी आराम हो गया था। बाहर के कई काम वह कर दिया करता था या उसके साथ जाकर मैं खरीदारी कर लेती थी। उस दिन संगीता जी को परेशान देख जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो कहने लगी कि अभी तक भाविका घर वापस नहीं आई है। अरे तो आती ही होगी ना, अब चिंता मत करिए, मैंने कहा। लेकिन अब मुझे भी उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे और अब तक वह नहीं आई थी। वैसे भी दिल्ली अब लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई थी। तभी मैंने देखा कंधे पर बैग टांगे वह चली आ रही थी।
ये लो, आ गई आपकी भाविका। आप नाहक ही परेशान हो रही थी। लेकिन भाविका बताने लगी कि ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से उसकी बस छूट गई और दूसरी बस के इंतज़ार में घंटों लग गए। सुबह भाविका को परेशान देख पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोली कि आज बस ऑटो की हड़ताल है, तो ऑफिस कैसे जाएगी? ट्रेन भी निकल गई होगी अब तो। अरे तो चिंता क्यों करती हो, प्रशांत छोड़ देगा ना तुम्हें, उसे भी तो ऑफिस जाना ही है। बोलकर मैंने प्रशांत को आवाज़ लगाई। वह तैयार ही बैठा था ऑफिस जाने के लिए। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए और मैं बाय बोलकर अंदर आ गई। जाने क्यों भाविका के लिए मुझे एक माँ जैसी फीलिंग आने लगी थी। अपनापन सा हो गया था उससे। हो भी क्यों ना, एक बेटी की तरह उसने भी तो मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करना सिखाया था। उस पर प्रकाश बोले भी थे, चलो देर आए दुरुस्त आए, सीख तो लिया ना तुमने इंग्लिश में बात करना, साथ साथ उनकी भाषा भी सीख ली तुमने, तो अच्छा है ना। लेकिन अपनी माँ वाली फीलिंग प्रकाश से तो मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, वरना कहेंगे ज्योति ज़्यादा इमोशन में मत हो जाऊँ, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ से भी हमें उड़न छू हो जाना है। दोनों का परिचय कराते हुए जब मैंने कहा था कि प्रशांत बहुत अच्छी कविताएं लिखता है और भाविका गाना बहुत अच्छा गाती है, उस पर हंसते हुए मजाकिया प्रशांत ने कहा था, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगे। फिर अपनी बात पर ही वह सकपका कर चुप हो गया और भाविका ने मुस्कुराकर अपनी नज़रें झुका ली थी। हमें भी हंसी आ गई थी कि ये लड़का भी ना। जब कभी भाविका की बस छूट जाती, वह प्रशांत के साथ गाड़ी में ऑफिस चली जाया करती थी और साथ में आ भी जाती। कोई मार्क करे ना करे, लेकिन मैं देख रही थी। भाविका को देखते ही प्रशांत के चेहरे पर अजीब सी खुशी उभर जाती थी। बहाने ढूंढता वह भाविका से बात करने का, चाहता कि मैं उसे अपने घर बुलाऊं या उसे किसी काम से उसके घर जाने को बोलूं। कभी चाय के बहाने तो कभी पानी के बहाने वह किचन का फेरा लगाते रहता था ताकि खिड़की से भाविका को देख सकें। एक रोज किचन में खाना बनाते समय प्रशांत मेरे पीछे से मेरे गले से लगकर कहने लगा, मौसी कितना काम करती हो आप, थक जाती होगी ना, मेरी शादी हो जाने दो, सारा काम मेरी पत्नी किया करेगी और आप आराम करना। अच्छा सच में? मैंने पलट कर पूछा। और तेरी बीबी मानेगी तेरी बात? कहेगी नहीं कि मैं क्यों काम करूँगी? आप मेरी शादी तो करवा दो, मतलब मेरा मतलब है हो जाने दो, फिर देखना कैसे मैं उससे काम करवाता हूँ। देख रही थी मैं बातें करते हुए उसकी नज़रें सामने वाली खिड़की पर ही होती थी। एक दिन प्यार से कान मरोड़ते हुए जब मैंने उससे पूछा कि क्या छिपा रहा है मुझसे, तो कहने लगा कि वह भाविका से प्यार करता है। और भाविका, क्या वह भी तुमसे? मैंने पूछा तो सिर झुकाकर उसने कहा कि उसे नहीं पता, पर वह उससे प्यार करता है। जानकर खुशी से गुदगुदा उठी मैं कि भाविका और प्रशांत कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी ना दोनों की। लेकिन दूसरे पल ही यह सोचकर सिहर उठी कि दीदी नहीं, वे कभी भी इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति नहीं देंगी। वे भाविका को कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन प्रशांत कहने लगा कि वह शादी करेगा तो भाविका से, वरना किसी से भी नहीं। मुझे भी लगा अगर प्रशांत भाविका से प्यार करता है तो हर्ज ही क्या है शादी में, और दीदी भी एक ना एक दिन मान ही जाएंगी। आखिर वे अपनी बेटी से इतना प्यार जो करती हैं। लेकिन इससे पहले मुझे संगीता जी और उसके पति का मन टटोलना था। सुनते ही वे तो भाव विभोर हो गए। कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो उनकी तो सारी चिंताएं ही खत्म हो जाएंगी। प्रशांत उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं भाविका ना माने तो। सुनकर भाविका ने चुप्पी साध ली, लेकिन ना भी नहीं कहा उसने। इसका मतलब उसे भी प्रशांत पसंद है, पर डर रही है। लाजमी है, क्योंकि एक बार वह अपने जीवन में धोखा खा चुकी थी। दूध का जला छाछ इंसान फूक फूक कर पीता है। शादी का निर्णय कोई छोटा निर्णय नहीं होता, यह बहुत बड़ा फैसला है। कहा भी गया है कि शादी इलेक्ट्रिकल करंट की तरह होती है। अगर सही तार जुड़ गया तो जीवन में रोशनी ही रोशनी, अगर गलत तार जुड़ गया तो पूरी जिंदगी शौक पर शौक मिलते रहेंगे। लेकिन शादी का निर्णय लेने के पहले एक बार भाविका अकेले में प्रशांत से बात करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि वह क्या चाहता है। लेकिन प्रशांत ने जब उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि
बनोगी मेरी प्रीत, करोगी मुझसे शादी? तो उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट खिलाई और धीरे से उसने हाँ में सिर हिला दिया। दुनिया के मेले में भले ही लाखों हसीनाएं होंगी, पर प्रशांत के दिल में तो भाविका ही समाई हुई थी। बेटे की शादी की बात सुनते ही रक्षा दीदी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। फ़ोन करके मुझे झाड़ने लगी कि इसीलिए उन्होंने प्रशांत को यहाँ भेजा था ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सके। कैसी बातें कर रही हो दीदी आप? मैं करूँगी प्रशांत की ज़िंदगी बर्बाद? अरे मैं तो उसकी खुशियों के लिए दुनिया से लड़ जाऊँगी। दीदी, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जात पात के चक्कर में क्यों पड़ रही हो आप? और क्या हो गया, वह तलाकशुदा है तो? मेरी बात पर उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया और बोली कि क्या मैं अपने बेटों की शादी किसी तलाकशुदा और गैर जाति की लड़की से करवाऊंगी? क्यों नहीं दीदी, अगर मेरा बेटा चाहेगा तो मैं ज़रूर उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। दीदी, एक बार भाविका से मिल लो तो सही, आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। बड़ी ही मासूम बच्ची है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीदी, समझने की कोशिश करो आप। मेरी इस बात पर कसकर उन्होंने मुझे झाड़ लगाई। ज़्यादा बको मत, बहुत इंग्लिश जान गई हो। एक तो गैर जाति की, ऊपर से तलाकशुदा। क्या अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी ही बहू का सपना देखा था मैंने? बोलकर उन्होंने फ़ोन पटक दिया। समझ गई मैं, आ गई मेरी शामत। नहीं छोड़ेंगी दीदी अब मुझे। इसीलिए मैंने जीजा जी को फ़ोन लगाया कि वे दीदी को समझाएं, लड़की बहुत अच्छी और गुणी है। पूरी दुनिया में उन्हें ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उस पर जीजा जी ने कहा कि मेरी बात सही है, पर उसकी दीदी को कौन समझाए? वैसे क्या उसे हिंदी में बात करना आता है? जीजा जी ने पूछा। हाँ जीजा जी, उसे हिंदी आती। यह बोलकर मैं सकपका गई और सुधार कर बोली कि उसे हिंदी में बात करना आता है। हंसते हुए जीजाजी बोले कि उसे भले ही हिंदी में बात करना आता हो, पर लगता है तुम्हारी हिंदी बिगड़ रही है। अगले हफ्ते ही जीजाजी के साथ दीदी भी आ धमकी। मैं दीदी को देखकर उनसे लिपट पड़ी। रोना आ गया मुझे इतने दिनों बाद दीदी को देखकर। आज इतने सालों बाद छोटी बहन को देखकर दीदी की भी आंखें भर आई। लेकिन अगले ही पल वे मुंह फुलाकर कहने लगी कि अब प्रशांत यहाँ नहीं रहेगा। वह अपना तबादला पटना में ही करवा लेगा या कहीं और, मगर यहाँ नहीं रहेगा अब। लेकिन दीदी, मैं बोल ही रही थी कि जीजाजी ने इशारों से मुझे चुप रहने को कहा। दोनों सफ़र से थके मांदे आए हैं, सो खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन मेरे मन में एक धुकधुकी सी लगी हुई थी कि जाने अब क्या होगा, क्योंकि प्रशांत का फैसला तो मैं सुन ही चुकी थी। अगर दीदी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगा। जो भी हो, पर मैं प्रशांत के साथ थी। लेकिन दीदी का अगला कदम क्या होगा नहीं पता था मुझे। बेचारे जीजाजी, उनकी चलती ही कितनी हैं। दीदी के सामने वैसे भी वे भीगी बिल्ली बनकर रह जाते हैं। दीदी तो गुस्से से मुझे कच्चा चबाने पर आमादा थी, लेकिन मैं ही उनसे बची चल रही थी। लेकिन बात तो करनी ही थी, कैसे भी करके। क्या बच्चों की खुशियों से बढ़कर जात पात और ऊंच नीच है? क्या हुआ अगर भाविका तलाकशुदा है तो? हमारे पिताजी ने भी तो हमारी माँ से दूसरी शादी की थी। जब उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी, तब क्या हमारे पिताजी माँ को ब्याह कर नहीं लाए थे? फिर एक औरत के लिए समाज का रवैया अलग क्यों बन जाता है? मैंने कहा। लेकिन फिर भी दीदी को मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे वैसे ही अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने प्रशांत से बोल दिया कि वह भाविका को भगा कर ले जाए और ब्याह कर ले उससे। बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर माँ का लाडला बेटा ऐसा भी करने से मना कर रहा था। तो फिर क्या किया जाए बता? क्योंकि तेरी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, और तू है कि माँ के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करेगा, तो बैठा रहे उम्र भर कुंवारा। यह बोलकर मैं दंदनाती हुई कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि देखा दीदी बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही हैं। उन्हें देखकर मैं डर से कांप उठी कि अब मेरी खैर नहीं। लेकिन उन्होंने कड़कती आवाज़ में कहा, कल उस लड़की को चाय पर बुलाओ, मिलना चाहती हूँ। मैं दंग थी, एकदम से काया पलट कैसे हो गया। मैंने झट से संगीता जी को फ़ोन लगाया, लेकिन वे रिक्वेस्ट करने लगी कि हम सब उनके घर आ जाएं चाय पर। यह भी ठीक है, मैंने सोचा। दीदी ने जाना कि दीवार पर टंगी सारी पेंटिंग्स भाविका ने बनाई है, तो वे एक टक दीवार पर टंगी पेंटिंग्स निहारने लगी।
लेकिन जब भाविका ने उनके पाँव छुए तो अकबकाकर वे उन्हें देखने लगीं तो देखने ही लगी। कुछ देर उनकी नज़रें वही भाविका पर ही ठहर गई। एक एक कर भाविका की सारी खूबियाँ जानने के बाद तो वे भाविका को बहू बनाने के लिए एकदम उतावली हो गई। कड़क आवाज़ में बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। दीदी की इस बात पर हम सब खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। मैंने प्रशांत को चिकोटी काटी और फुसफुसाते हुए कहा, खुश है ना? उसके सुर और तेरे गीत एक हो गए ना? लेकिन शादी की बात मुझे भूल मत जाना। प्रशांत ने कान पकड़कर कहा कि कभी नहीं। सगाई के कुछ दिनों बाद ही प्रशांत भाविका एक हो गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत